उन दिनों कन्नौज से चलकर एक ज्योतिषी पंडित भानुप्रकाश आगरा आया हुआ था। पंडित भानुप्रकाश ने अपने आगमन के साथ ही शहर में अपनी ज्योतिषीय शक्तियों का ऐसा जाल बिछाया कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आने लगे। वो लोगों के हाथ देखकर, माथे की लकीरें पढ़कर और जन्मपत्री देखकर उनका भूत, वर्तमान और भविष्य बताने का दावा करता था। उसकी वाणी में गजब का आत्मविश्वास था और वो ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी बातें करता था कि साधारण लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उसने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी की जो संयोगवश सत्य हो गई, जिससे उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उसे त्रिकालदर्शी और भविष्यवक्ता कहने लगे थे। पंडित भानुप्रकाश की प्रसिद्धि धीरे धीरे राजमहल तक भी पहुंची। कुछ दरबारी जो ज्योतिष में गहरी आस्था रखते थे, बादशाह अकबर के समक्ष पंडित जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बादशाह से आग्रह किया कि ऐसे ज्ञानी ज्योतिषी को दरबार में बुलाकर उनका सम्मान किया जाए और उनसे राजपरिवार तथा सल्तनत के भविष्य के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया जाए। बादशाह अकबर बीरबल की तर्कशीलता से प्रभावित होने के बावजूद कभी कभी अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे लोगों को अवसर देते थे। उन्होंने पंडित भानुप्रकाश को राज दरबार में आमंत्रित करने का आदेश दिया। अगले दिन पंडित भानुप्रकाश भव्य वस्त्र धारण किए, माथे पर त्रिपुंड लगाए और हाथ में पोथी पत्रा लिए हुए अत्यंत गंभीर मुद्रा में राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसका आत्मविश्वास देखने लायक था, मानो वो सचमुच तीनों कालों का ज्ञाता हो। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत किया और कहा, पंडित जी, हमने आपकी ज्योतिषीय विद्या की बहुत प्रशंसा सुनी है। कहते हैं आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देख सकते हैं। पंडित भानुप्रकाश ने गर्व से अपना सीना फुलाते हुए कहा, जी जहांपना, ये सब ग्रहों की कृपा और मेरे वर्षों के अध्ययन का फल है। मेरे गणना के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य की दृष्टि से छिपा हो, यदि उसे ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति का सही ज्ञान हो। दरबार में उपस्थित कई दरबारी उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो रहे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो अक्सर किसी ढोंगी या मूर्ख व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे पर आ जाती थी। बादशाह अकबर ने कहा, पंडित जी, हम आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या आप हमें हमारे भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? पंडित भानुप्रकाश ने अपनी पोथी खोली, कुछ गणनाएं करने का नाटक किया और फिर गंभीर स्वर में बोला, आलमपना, आपके सितारे बुलंद हैं। आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। आपके शासनकाल में प्रजा सुखी रहेगी और सल्तनत का विस्तार होगा। किंतु एक छोटा सा संकट भी दिखाई दे रहा है। कैसा संकट, पंडित जी? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने और भी रहस्यमयी स्वर में कहा, आने वाले कुछ सप्ताहों में आपके ऊपर एक छोटा सा शारीरिक कष्ट आने की संभावना है। यह किसी शत्रु के षड्यंत्र या किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है। आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह सुनकर दरबार में कुछ चिंता की लहर दौड़ गई। बादशाह अकबर भी कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गए। तभी बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी सुनकर हम सभी चिंतित हो गए हैं। क्या आप ये भी बता सकते हैं कि यह संकट कब, किस दिन और किस समय आएगा, ताकि जहांपनाह पहले से ही सतर्क रह सके? पंडित भानुप्रकाश बीरबल के इस सीधे प्रश्न से थोड़ा सक्काया। इतनी सटीक भविष्यवाणी करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने बहाना बनाते हुए कहा, बीरबल जी, ग्रहों की चाल अत्यंत सूक्ष्म होती है। इतना सटीक समय बताना तो स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है। किंतु इतना निश्चित है कि यह संकट अगले 3 सप्ताह के भीतर ही आएगा। बीरबल मुस्कुराए, पंडित जी, आपकी विद्या अद्भुत है। आप जहांपनाह के भविष्य के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो निश्चय ही आप अपने भविष्य के बारे में भी सब कुछ जानते होंगे। पंडित भानुप्रकाश ने गर्व से कहा, अवश्य,
मैं अपने जीवन की प्रत्येक घटना के बारे में पहले से ही जानता हूं। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? ये प्रश्न सुनकर पंडित भानुप्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। मृत्यु का प्रश्न किसी भी ज्योतिषी के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि कोई भी अपनी मृत्यु के बारे में निश्चित रूप से नहीं जान सकता, और यदि वो कुछ बताता है और वो गलत साबित होता है तो उसकी सारी पोल खुल जाती है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर हकलाते हुए बोला, ये तो अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। मेरी मृत्यु तो अभी बहुत दूर है, और वो प्राकृतिक रूप से वृद्धावस्था में अपने आश्रम में शांतिपूर्वक होगी। बीरबल ने कहा, पंडित जी, मुझे आपकी इस भविष्यवाणी पर थोड़ा संदेह है। संदेह? पंडित भानुप्रकाश ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा, आप मेरी विद्या पर संदेह कर रहे हैं? बीरबल जी, बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, पंडित जी, संदेह करना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु तर्क करना मेरा धर्म है। मेरी गणना के अनुसार आपकी मृत्यु आज, इसी समय, इसी दरबार में और जहांपनाह के आदेश से तलवार के एक ही वार से होगी। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित भानुप्रकाश का तो जैसे खून ही सूख गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल जी? ये असंभव है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बादशाह अकबर भी बीरबल की इस बात से हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? हम भला एक निर्दोष ज्योतिषी की हत्या क्यों करेंगे? बीरबल ने बादशाह की ओर देखकर कहा, आलमपना, यदि पंडित जी सचमुच त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्हें अपनी मृत्यु के बारे में भी पता होना चाहिए। और यदि मेरी भविष्यवाणी सत्य है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पंडित जी या तो अपनी विद्या के बारे में झूठ बोल रहे हैं, या फिर उनकी विद्या में कोई दम नहीं है। फिर वे पंडित भानुप्रकाश की ओर मुड़े। पंडित जी, यदि आप सचमुच इतने बड़े ज्योतिषी हैं, तो आपको तो पहले से ही पता होना चाहिए था कि आज दरबार में आपके साथ क्या होने वाला है। यदि आपको ये नहीं पता था, तो आप दूसरों का भविष्य कैसे बता सकते हैं? पंडित भानुप्रकाश के पास अब कोई उत्तर नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गया था। उसे अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। बीरबल ने बादशाह से कहा, आलमपना, मेरा उद्देश्य किसी को डराना या मारना नहीं है। मैं तो केवल ये सिद्ध करना चाहता था कि ये ज्योतिषी ढोंगी है और लोगों को अपनी झूठी भविष्यवाणियों से मूर्ख बना रहा है। यदि ये सचमुच भविष्य जानता तो आज ये यहां आता ही नहीं, या फिर अपनी सुरक्षा का कोई उपाय करके आता। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराए। वे समझ गए कि बीरबल ने किस चतुराई से ज्योतिषी का पर्दाफाश किया है। पंडित भानुप्रकाश अब बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए बीरबल जी, मुझे क्षमा कर दीजिए जहांपना। मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मैं तो बस कुछ किताबी ज्ञान और लोगों के मनोविज्ञान का सहारा लेकर अपनी रोजी रोटी चलाता हूं। मैंने अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ झूठी बातें भी फैलाई। कृपया मुझे प्राणदान दे दीजिए। बीरबल ने उसे उठाते हुए कहा, पंडित जी, उठिए। हम आपको कोई शारीरिक दंड नहीं देंगे, किंतु आपको यह वचन देना होगा कि आप भविष्य में कभी भी ज्योतिष के नाम पर लोगों को धोखा नहीं देंगे और अपनी मेहनत से कमाई करेंगे। पंडित भानुप्रकाश ने तुरंत हामी भर दी। मैं वचन देता हूं बीरबल जी, मैं आज ही आगरा छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी ज्योतिष का नाम नहीं लूंगा। बादशाह अकबर ने कहा, पंडित जी, हम आपको क्षमा करते हैं, किंतु याद रखिए, ज्ञान का उपयोग लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए होना चाहिए। अंधविश्वास समाज के लिए हानिकारक है। पंडित भानुप्रकाश ने सिर झुकाकर बादशाह और बीरबल का आभार व्यक्त किया और चुपचाप दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद दरबार में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे।
बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया है। तुमने न केवल एक ढोंगी का पर्दाफाश किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हमें किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलम पनाह, ये तो मेरा कर्तव्य था। ज्योतिष एक प्राचीन विद्या हो सकती है, किंतु इसका दुरुपयोग करके लोगों को ठगना अपराध है। मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, न कि भाग्य की मनगढ़ंत भविष्यवाणियों पर। इस घटना के बाद आगरा में ज्योतिषियों और ढोंगियों का प्रभाव कुछ कम हुआ। लोग बीरबल की इस कहानी को याद करके अंधविश्वासों से बचने लगे। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची बुद्धि और तर्क के सामने कोई भी ढोंग या पाखंड अधिक समय तक टिक नहीं सकता। बीरबल ने न केवल एक मूर्ख ज्योतिषी को सबक सिखाया, बल्कि समाज को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कहानी 2। आगरा शहर की रौनक सुबह सुबह ही अपने चरम पर पहुंच जाती थी। बाजारों में चहल पहल, मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि और कारीगरों के औजारों की खटपट, ये सब मिलकर शहर को एक जीवंत स्वरूप प्रदान करते थे। इन्हीं कारीगरों में एक था माधव, एक युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली सुनार। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि साधारण सा सोना भी उसके स्पर्श से अद्वितीय आभूषणों में परिवर्तित हो जाता था। उसकी कला की ख्याति दूर दूर तक फैली थी और बादशाह अकबर भी कभी कभी उसके बनाए जेवरों की प्रशंसा करते थे। माधव अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी रमा और 2 छोटे बच्चों के साथ सादा जीवन व्यतीत करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की सभी कद्र करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह, जब शाही महल में हड़कंप मच गया, महारानी जोधाबाई का सबसे प्रिय नवरत्न जड़ित चंद्रहार उनके कक्ष से गायब हो गया था। यह हार न केवल बेशकीमती था, बल्कि बादशाह अकबर ने इसे विशेष रूप से महारानी के लिए बनवाया था और ये उनके प्रेम का प्रतीक भी था। खबर फैलते ही पूरे महल में सनसनी फैल गई। सिपाही हर कोने की तलाशी लेने लगे। हर आने जाने वाले पर शक की निगाह डाली जाने लगी। बादशाह अकबर अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री मीर कासिम, जो महल की सुरक्षा का प्रमुख भी था, को आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर चोर को पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति था। वो बीरबल की बादशाह से निकटता और उनकी बुद्धिमत्ता से मन ही मन जलता था। उसे ये एक सुनहरा अवसर लगा अपनी काबिलियत साबित करने और बादशाह की नजरों में ऊपर उठने का। मीर कासिम ने तुरंत जांच शुरू की। उसने हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जो उस रात महारानी के कक्ष के आसपास देखा गया था। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद एक दासी ने घबराते हुए बताया कि उसने भोर होने से ठीक पहले माधव सुनार को महल के उस हिस्से की ओर जाते देखा था जहां महारानी का कक्ष था। यह सुनकर मीर कासिम की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। माधव, जिसकी कला की प्रशंसा स्वयं बादशाह करते थे, उसे फंसाकर वो एक तीर से 2 शिकार कर सकता था। एक तो चोर पकड़ने का श्रेय और दूसरा बादशाह के एक प्रिय कारीगर को नीचा दिखाना। बिना किसी और जांच पड़ताल के मीर कासिम ने तुरंत सिपाहियों को माधव के घर भेजा। माधव उस समय अपनी दुकान पर काम कर रहा था। सिपाहियों ने उसकी कुटिया की तलाशी ली और कुछ ही देर में उसके बिस्तर के नीचे से एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ चंद्रहार बरामद कर लिया। रमा और बच्चे हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माधव को तुरंत गिरफ्तार कर बादशाह के सामने पेश किया गया। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में घोर निराशा और भय था। मीर कासिम ने बड़े नाटकीय ढंग से हार पेश करते हुए कहा, आलमपना, गुस्ताखी माफ हो, परंतु ये कारीगर जिस पर आपने इतना भरोसा किया वही नमकहराम निकला। इसने महारानी साहिबा का चंद्रहार चुराया
और अपने घर में छिपा रखा था। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माधव, जिसे वे इतना गुणी और ईमानदार समझते थे, ऐसा घृणित कार्य कर सकता है? माधव गिड़गिड़ाया, नहीं जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। मैं बेकसूर हूं। अल्लाह जानता है, मैंने कभी किसी की एक कौड़ी भी नहीं चुराई। ये तो इतना कीमती हार है। उसकी आवाज में सच्चाई की पुकार थी, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसके विरुद्ध थे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, खामोश, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। माधव, तुम्हारे घर से हार बरामद हुआ है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। जहांपनाह, मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता ये हार मेरे घर कैसे पहुंचा। कल रात मैं अपने घर पर ही था। मैं सुबह अपनी दुकान पर गया और वहीं से मुझे सिपाही पकड़ कर लाए हैं। मीर कासिम ने बीच में टोकते हुए कहा, यह झूठ बोल रहा है हुजूर। हमारी एक दासी ने इसे भोर से पहले महल के उस हिस्से में देखा था। अकबर का मन भारी हो गया। उन्हें माधव की बातों में सच्चाई की झलक दिख रही थी, लेकिन सबूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने भारी मन से फैसला सुनाया, चूंकि अपराध सिद्ध हो चुका है और यह राजद्रोह के समान है, माधव को कल सूर्योदय के समय फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। माधव वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी रमा, जो दरबार के बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी, दहाड़ मारकर रो पड़ी। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सारा दृश्य देख रहे थे, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्हें माधव की बेगुनाही पर विश्वास था। वे जानते थे कि माधव एक सीधा सादा और खुददार इंसान है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। उन्हें यह भी लग रहा था कि मीर कासिम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है और मामले को बहुत जल्दबाजी में निपटाया गया है। बीरबल आगे बढ़े और बादशाह अकबर से नम्रतापूर्वक निवेदन किया, आलमपना, क्या इस दास को इस मामले की जांच करने की अनुमति मिल सकती है? मुझे लगता है कि कुछ पहलू अभी भी अनदेखे हैं। मीर कासिम तुरंत बोला, बीरबल, जब चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है और सबूत स्पष्ट है, तो और जांच की क्या आवश्यकता है? ये केवल समय की बर्बादी होगी। अकबर ने कुछ क्षण सोचा। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें आज रात का समय देता हूं। यदि कल सूर्योदय से पहले तुम माधव की बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, तो मेरा फैसला अटल रहेगा। बीरबल ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और तुरंत काम में जुट गए। सबसे पहले वे उस दासी से मिले जिसने माधव को देखने का दावा किया था। बीरबल ने उससे बड़े शांत और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बात की। शुरुआत में दासी अपनी बात पर अड़ी रही, लेकिन बीरबल की तीक्ष्ण दृष्टि ने उसके चेहरे पर उभरते भय और असमंजस को भांप लिया। बीरबल ने पूछा, बहन, क्या तुमने सचमुच माधव को देखा था, या तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसी ने दबाव डाला है? याद रखो, तुम्हारी एक झूठी गवाही एक निर्दोष की जान ले सकती है। दासी की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मंत्री जी, बीरबल का संकेत, मीर कासिम साहब ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे और मेरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। मैंने माधव को नहीं देखा था। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य का साथ देने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद बीरबल माधव की कुटिया पर गए। रमा अभी भी रो रही थी। बीरबल ने उसे धीरज बंधाया और पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने उस जगह को भी देखा जहां से हार बरामद हुआ था। बिस्तर के नीचे एक पुराने मैले कपड़े में। बीरबल ने उस कपड़े को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने आसपास की धूल और मिट्टी का भी अवलोकन किया। उन्हें कुछ खटका। उन्होंने रमा से पूछा, बहन, क्या तुम्हारे घर में या आसपास हाल ही में कोई मरम्मत या सफेदी का काम हुआ है? रमा ने न में सिर हिलाया। नहीं मंत्री जी, हम गरीब लोग हैं, कहां से मरम्मत करवाएंगे?
बीरबल कुछ सोचते हुए महल वापस लौटे। अब उनका शक मीर कासिम पर गहरा होता जा रहा था। उन्होंने अपने एक गुप्तचर को मीर कासिम के निवास और उसके क्रियाकलापों पर नजर रखने का आदेश दिया। रात गहराती जा रही थी। बीरबल अपने कक्ष में टहलते हुए सारी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि हार माधव के घर किसी ने जानबूझकर रखा है, लेकिन कौन और कैसे? तभी उनके गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि मीर कासिम के घर के पिछले हिस्से में, जहां कबाड़ रखा जाता है, हाल ही में कुछ सफेदी के अंश और चूने के धब्बे देखे गए हैं। और मीर कासिम आज सुबह जब महल से लौटा था तो उसके जूतों पर वैसी ही मिट्टी लगी थी जैसी माधव की कुटिया के आसपास थी, जबकि महल और उसके निवास के आसपास की मिट्टी का प्रकार भिन्न था। इसके अलावा मीर कासिम ने कल रात अपने एक खास सिपाही दिलावर खान को चुपके से अपने पास बुलाया था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्हें योजना समझ आने लगी थी। मीर कासिम ने शायद दिलावर खान के जरिए ही हार माधव के घर रखवाया होगा। और सफेदी के अंश, शायद वो पुराना कपड़ा जिस पर हार लिपटा था, वो मीर कासिम के घर के कबाड़ खाने से आया था। सूर्योदय होने में कुछ ही घंटे शेष थे। बीरबल सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। अकबर चिंतित अवस्था में जाग रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दरबार में सभी संबंधित लोगों को बुलाना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। माधव को भी जंजीरों में जकड़ा हुआ लाया गया। मीर कासिम आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि बीरबल के हाथ कुछ नहीं लगा। बीरबल ने सबसे पहले उस दासी को बुलाया। दासी ने दरबार में सबके सामने सच उगल दिया कि उसने मीर कासिम के दबाव में आकर झूठी गवाही दी थी। यह सुनकर मीर कासिम का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन वो संभल गया और बोला, ये औरत झूठ बोल रही है। शायद बीरबल ने इसे बहकाया है। बीरबल मुस्कुराए। मीर कासिम साहब, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पूरी कहानी बाकी है। फिर बीरबल ने उस कपड़े को दिखाया जिसमें हार लिपटा हुआ था। जहांपनाह, ये कपड़ा माधव के घर का नहीं है। इस पर चूने और सफेदी के सूक्ष्म कण लगे हैं। माधव के घर में हाल ही में कोई सफेदी नहीं हुई, परंतु मीर कासिम साहब के निवास के कबाड़ खाने में ऐसे ही चूने के अंश पाए गए हैं, जहां हाल ही में कुछ काम हुआ था। मीर कासिम घबरा गया। ये सब बकवास है। कोई भी कपड़ा कहीं भी मिल सकता है। बीरबल ने कहा, शायद, लेकिन एक और बात है। कल जब हार बरामद हुआ तो आपने, मीर कासिम साहब, बड़ी आसानी से बिस्तर के ठीक उसी कोने में हाथ डाला जहां हार रखा था, जैसे आपको पहले से पता हो कि वो वही है। जबकि माधव की पत्नी रमा, जो दिन रात उस घर में रहती है, उसे भी नहीं पता था कि वहां कुछ छिपा है। इसके बाद बीरबल ने दिलावर खान को पेश करने का आदेश दिया। दिलावर खान बीरबल के गुप्तचरों द्वारा पहले ही पकड़ लिया गया था। शुरुआत में वो मुकरता रहा, लेकिन जब बीरबल ने उसे मीर कासिम के घर के पिछले हिस्से में लगे गुप्त कैमरे, उस समय के हिसाब से गुप्त रूप से निगरानी के बारे में काल्पनिक रूप से बताया और यह भी कहा कि उसके जूतों के निशान माधव की कुटिया के पीछे मिले हैं, तो दिलावर खान टूट गया। उसने कबूल किया कि मीर कासिम ने ही उसे हार दिया था और माधव की कुटिया में छिपाने का आदेश दिया था। मीर कासिम ने उसे तरक्की और इनाम का लालच दिया था। उसने ये भी बताया कि मीर कासिम ने स्वयं महारानी के कक्ष से हार चुराया था, जब रात में पहरा थोड़ा ढीला था, ताकि वो माधव को फंसाकर बादशाह की नजरों में हीरो बन सके और बीरबल को नीचा दिखा सके। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध और ग्लानि से भर गया। क्रोध मीर कासिम पर, जिसने इतना बड़ा विश्वासघात किया, और ग्लानि स्वयं पर कि वे इतने बड़े धोखे को समझ नहीं पाए
और एक निर्दोष को सजा सुनाने जा रहे थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, मीर कासिम, तुमने न केवल चोरी की बल्कि एक निर्दोष को फंसाने का घृणित षड्यंत्र भी रचा। तुमने शाही भरोसे का खून किया है। सिपाही, इसे गिरफ्तार कर लो और कालकोठरी में डाल दो। कल सूर्योदय के समय माधव की जगह इसे फांसी दी जाएगी। फिर वे माधव की ओर मुड़े, जिसकी आंखों में अब आशा की किरण चमक रही थी। अकबर ने स्वयं आगे बढ़कर माधव की जंजीरें खोली। माधव, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर शक करने वाला था। तुम वास्तव में एक सच्चे और गुणी कलाकार हो। बादशाह ने माधव को न केवल बाइज्जत बरी किया, बल्कि उसे ढेरों इनाम और अशर्फिया भी दी और उसे शाही सुनार के पद पर नियुक्त किया। रमा और उसके बच्चे खुशी से झूम उठे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की एक बार फिर सभी ने प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि और तर्कपूर्ण जांच ने न केवल एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि एक बड़े षड्यंत्रकारी को भी बेनकाब कर दिया। उस दिन के बाद बादशाह अकबर किसी भी मामले में फैसला सुनाने से पहले बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे, और आगरा के लोग बीरबल की इस कहानी को कई पीढ़ियों तक सुनाते रहे कि कैसे उन्होंने अपनी चतुराई से एक निर्दोष को मौत के मुंह से बचाया था। माधव ने भी जीवन भर बीरबल का एहसान माना और पूरी ईमानदारी से अपनी कला और कर्तव्य का निर्वहन करता रहा। कहानी 3। आगरा के शाही दरबार में आज कुछ विशेष गहमा गहमी थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, कुछ कौतुक, कुछ चुनौती और कुछ अपने प्रिय मंत्री बीरबल को आजमाने की चिरपरिचित इच्छा। नवरत्न और अन्य दरबारी उत्सुकता से बादशाह की ओर देख रहे थे, ये जानने को आतुर कि आज कौन सी नई गुत्थी या कौन सा नया फरमान जारी होने वाला है। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयत अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक सहज आत्मविश्वास था, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रखता था। अकबर ने अपने गले को साफ किया और एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक नाटकीयता थी। दरबारियों और विशेषकर बीरबल, आज मेरे मन में एक विचार आया है, या यूं कहूं कि एक चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो बुद्धि, धैर्य और संसाधनशीलता की पराकाष्ठा की मांग करती है। सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। असंभव कार्य को करने की चुनौती, ये शीर्षक ही अपने आप में रोमांचक था। अकबर ने अपनी उंगली से बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, तुम अपनी चतुराई और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए प्रसिद्ध हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य सौंपना चाहता हूं जो प्रथम दृष्टया असंभव प्रतीत होता है। तुम्हें एक ऊंट को सुई के छेद से आर पार निकालना है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ऊंट को सुई के छेद से निकालना, ये तो सरासर पागलपन था। एक विशालकाय ऊंट और एक नन्ही सी सुई का छेद, दोनों में कोई मेल ही नहीं था। कुछ दरबारी दबी हंसी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बादशाह आज बीरबल का मजाक उड़ाने के मूड में है। कुछ चिंतित हो गए, ये सोचकर कि बीरबल इस असंभव कार्य को कैसे पूरा करेंगे। ईर्ष्यालु दरबारी, जो हमेशा बीरबल की लोकप्रियता और बादशाह के उनसे स्नेह से जलते थे, मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल अवश्य फंसेंगे और बादशाह की नजरों में गिर जाएंगे। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने शांति से अकबर की ओर देखा। आलम पनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। परंतु क्या इस कार्य को करने के लिए मुझे कुछ समय और कुछ संसाधन मिल सकते हैं? अकबर मुस्कुराए। हाँ बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है और तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए हो वे शाही खजाने से उपलब्ध कराए जाएंगे। पर याद रहे, ऊंट सुई के छेद से आर पार निकलना चाहिए। उसमें कोई चालबाजी या धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा। जहां पनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। दरबार बर्खास्त हुआ। दरबारी आपस में कानाफूसी करते हुए बाहर निकले।
अब देखेगा बीरबल का घमंड, एक ने कहा। ये तो नामुमकिन है, दूसरे ने जोड़ा। बीरबल सीधे अपने घर की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच की झलक थी। वे जानते थे कि बादशाह ने ये चुनौती केवल उन्हें परेशान करने या उनका उपहास करने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा मंतव्य अवश्य होगा। शायद वे बीरबल की रचनात्मकता और लीक से हटकर सोचने की क्षमता को परखना चाहते थे। घर पहुंचकर बीरबल ने अपने विश्वस्त सेवकों को बुलाया। उन्होंने उनसे कुछ निर्देश दिए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अपने आप को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया। वे विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, विभिन्न विचारों पर मंथन कर रहे थे। कभी कभी वे घंटों तक मौन बैठे कुछ सोचते रहते और कभी अचानक उठकर कुछ लिखने लगते। उनके घर के बाहर उत्सुकता का माहौल था। लोग जानना चाहते थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। ईर्ष्यालु दरबारी अपने जासूसों के माध्यम से खबर लेने की कोशिश कर रहे थे, पर बीरबल के घर की गोपनीयता अभेद्य थी। एक सप्ताह का समय तेजी से बीत रहा था। छठे दिन बीरबल अपने अध्ययन कक्ष से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने अपने सेवकों को कुछ और निर्देश दिए और फिर बादशाह अकबर को संदेश भिजवाया कि वे अगले दिन दरबार में अपनी चुनौती का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने को उत्सुक था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। क्या वे सचमुच ऊंट को सुई के छेद से निकाल पाएंगे या फिर वे अपनी हार स्वीकार कर लेंगे? अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी आशंका भी थी। वे बीरबल की क्षमताओं को जानते थे, पर यह कार्य इतना विचित्र था कि उन्हें भी संदेह हो रहा था। नियत समय पर बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके साथ उनके कुछ सेवक भी थे जो कुछ सामान लिए हुए थे। सामान को एक पर्दे से ढका गया था। बीरबल ने बादशाह को झुककर सलाम किया। आलम पनाह, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ऊंट को सुई के छेद से निकालने की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रस्तुत हूं। अकबर ने कहा, हम सब बहुत उत्सुक हैं। बीरबल, दिखाओ अपना कमाल। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। सेवकों ने पर्दा हटाया। पर्दे के पीछे एक बड़ा सा करघा था, जिस पर महीन रेशमी धागों से एक ऊंट की आकृति बुनी जा रही थी। वो आकृति लगभग पूरी हो चुकी थी और वो हूबहू एक असली ऊंट जैसी लग रही थी, बस आकार में बहुत छोटी थी। फिर बीरबल ने एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली। उसे खोलकर उन्होंने एक बहुत ही बारीक सुई निकाली, जिसका छेद भी अत्यंत सूक्ष्म था। दरबारियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? ये ऊंट तो कपड़े का है और ये सुई इतनी छोटी। बीरबल ने उस महीन रेशमी धागे से बुने हुए ऊंट को उठाया। वो इतना हल्का और लचीला था कि उसे आसानी से मोड़ा जा सकता था। फिर उन्होंने उस बारीक सुई को उठाया और बड़ी सावधानी से उस रेशमी ऊंट के एक सिरे को सुई के छेद में पिरोना शुरू किया। कुछ क्षणों की एकाग्रता के बाद बीरबल सफल हुए। रेशमी ऊंट का एक सिरा सुई के छेद से निकल गया। फिर बीरबल ने धीरे धीरे पूरे रेशमी ऊंट को सुई के छेद से आर पार खींच लिया। जब पूरा रेशमी ऊंट सुई के छेद से दूसरी ओर निकल गया, तो बीरबल ने उसे ऊपर उठाया और बादशाह अकबर को दिखाते हुए कहा, लीजिए जहांपनाह, ये ऊंट सुई के छेद से आर पार निकल गया। पूरे दरबार में एक क्षण के लिए अवाक शांति छा गई। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट और प्रशंसा के स्वरों से दरबार गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे सिंहासन से उठकर बीरबल के पास आए। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और रचनात्मकता के आगे कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। तुमने मेरे शब्दों का अक्षरशः पालन किया, और वो भी इतनी चतुराई से कि मैं दंग रह गया। ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे लटके हुए थे। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वे सोच रहे थे कि बीरबल कोई जादू या टोना करेंगे,
या फिर हार मान लेंगे। पर बीरबल ने तो समस्या को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखा और उसका इतना सरल और इंजीनियस हल निकाल लिया। एक दरबारी, जो अपनी कुटिलता के लिए जाना जाता था, बोला, पर जहांपनाह, ये तो असली ऊंट नहीं है, ये तो धागे का बना हुआ है। बीरबल मुस्कुराए। महाशय, बादशाह सलामत ने यह नहीं कहा था कि ऊंट जीवित और चलता फिरता होना चाहिए। उन्होंने केवल एक ऊंट को सुई के छेद से निकालने की बात कही थी। मैंने उनके शब्दों का पालन किया है। यदि उनकी मंशा एक जीवित विशालकाय ऊंट को सुई के छेद से निकालने की होती तो वे स्पष्ट रूप से कहते, और यदि ऐसा होता तो मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता कि यह कार्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और मानवीय क्षमता से परे है। अकबर ने बीरबल की बात का समर्थन किया। बीरबल सही कह रहे हैं, मेरी चुनौती शब्दों की थी और बीरबल ने शब्दों की ही शक्ति से उसे पूरा किया है। उन्होंने ये दर्शाया है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान सीधे सीधे नहीं, बल्कि रचनात्मक और अप्रत्यक्ष तरीके से सोचने पर मिलता है। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। उस दिन के बाद ऊंट को सुई के छेद से निकालना एक कहावत बन गई, जिसका अर्थ था किसी अत्यंत कठिन या असंभव लगने वाले कार्य को बुद्धिमानी और चतुराई से पूरा करना। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद, जब दरबार शांत था, अकबर ने बीरबल को एकांत में बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, उस दिन तुमने जो किया वो प्रशंसनीय था, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। तुमने उस रेशमी ऊंट को इतनी खूबसूरती से कैसे बनवाया? वो बिल्कुल असली लग रहा था। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जब आपने मुझे ये चुनौती दी तो मैं समझ गया था कि आपका उद्देश्य केवल मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि आप ये भी देखना चाहते हैं कि मैं संसाधनों का सही उपयोग कैसे करता हूं और दबाव में कैसे काम करता हूं। मैंने आगरा के सबसे कुशल कारीगरों को बुलवाया। मैंने उन्हें एक ऊंट का चित्र दिया और उनसे कहा कि वे इसे महीन रेशमी धागों से बुने। मैंने उनसे कहा कि ये इतना लचीला होना चाहिए कि इसे मोड़ा जा सके और इतना यथार्थवादी कि दूर से देखने पर असली जैसा लगे। उन कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया। इस कार्य में न केवल मेरी, बल्कि उन अज्ञात कलाकारों की भी प्रतिभा और परिश्रम शामिल है। अकबर बीरबल की विनम्रता और दूसरों को श्रेय देने की भावना से और भी प्रभावित हुए। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मुझे एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। सफलता केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरी टीम के सहयोग और समर्पण का परिणाम होती है। और ये भी कि कभी कभी असंभव लगने वाले कार्य भी सही दृष्टिकोण, रचनात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से संभव हो जाते हैं। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर अटूट विश्वास था और बीरबल हमेशा बादशाह की अपेक्षाओं पर खरे उतरते थे। ऊंट और सुई की कहानी न केवल बीरबल की चतुराई का प्रमाण बनी, बल्कि ये भी दर्शाती है कि शब्दों की शक्ति, भाषा और शब्दों की व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। बीरबल ने बादशाह के शब्दों को शाब्दिक रूप से लिया और उसी के अनुरूप समाधान प्रस्तुत किया। रचनात्मक सोच, समस्याओं को हमेशा पारंपरिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। लीक से हटकर सोचने से अक्सर अप्रत्याशित और प्रभावी समाधान मिलते हैं। धैर्य और दृढ़ संकल्प, बीरबल ने तुरंत हार नहीं मानी, बल्कि शांति से समस्या का विश्लेषण किया और समाधान खोजने के लिए समय लिया। संसाधनों का सही उपयोग, उन्होंने चुनौती को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों, कुशल कारीगर का बुद्धिमानी से उपयोग किया। असंभव को संभव बनाना, जो कार्य पहली नजर में असंभव लगता है, वो भी सही दृष्टिकोण और प्रयास से संभव हो सकता है। यहां असंभव की परिभाषा को ही बदल दिया गया। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देने के लिए भी। यह हमें सिखाती है कि जब बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है।
और कोई भी ऊंट किसी भी सुई के छेद से निकाला जा सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। कहानी 4। बादशाह अकबर के शासनकाल में आगरा शहर न केवल मुगल साम्राज्य की भव्य राजधानी थी, बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता का केंद्र भी था। राजा बीरबल अपनी असाधारण चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि लोग दूर दूर से अपनी जटिल समस्याएं लेकर उनके पास आते थे, इस विश्वास के साथ कि बीरबल निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। ऐसी ही एक कहानी है एक सीधे सादे किसान और उसके चालाक पड़ोसी की, जिसे बीरबल ने अपनी अनूठी शैली में सुलझाया। आगरा के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जहां दीनू नाम का एक भोला भाला किसान रहता था। दीनू अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे और उसका जीवन सादगी और संतोष से भरा हुआ था। दीनू के घर के ठीक बगल में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामलाल स्वभाव से अत्यंत चतुर, लालची और धूर्त था। वो हमेशा दूसरों की संपत्ति हड़पने और उन्हें धोखा देने की फिराक में रहता था। दीनू की सरलता और भोलेपन का वह अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करता था। दीनू के खेत के किनारे एक पुराना फलदार आम का पेड़ था। ये पेड़ उसके दादाजी ने लगाया था और दीनू को इससे विशेष लगाव था। गर्मियों में जब पेड़ पर रसीले आम लगते तो दीनू उन्हें अपने बच्चों और पड़ोसियों में बांटता था। पेड़ की घनी छाया में वो अक्सर दोपहर में विश्राम भी करता था। एक दिन रामलाल की कुटिल दृष्टि उस आम के पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा कि यदि ये पेड़ किसी तरह उसका हो जाए तो वो इसके फल बेचकर अच्छी कमाई कर सकता है। उसने दीनू से पेड़ खरीदने की बात की, किंतु दीनू ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, रामलाल भाई, ये पेड़ मेरे पुरखों की निशानी है और मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। रामलाल मन ही मन कुढ़ गया, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने एक नई चाल सोची। कुछ दिनों बाद जब दीनू अपने खेत में काम कर रहा था, रामलाल उसके पास पहुंचा और बड़े मीठे स्वर में बोला, दीनू भाई, मैं जानता हूं कि तुम ये पेड़ नहीं बेचना चाहते, किंतु मेरे मन में एक विचार आया है जिससे हम दोनों का भला हो सकता है। दीनू ने पूछा, कैसा विचार रामलाल भाई? रामलाल ने कहा, देखो दीनू, ये पेड़ तुम्हारे खेत के किनारे पर है और इसकी कुछ शाखाएं मेरे घर के आंगन की ओर भी झुकी हुई है। क्यों ना हम इस पेड़ का आधा आधा हिस्सा कर लें? मतलब जो फल तुम्हारी तरफ गिरे वे तुम्हारे और जो मेरी तरफ गिरे वे मेरे। इस तरह न तुम्हें पेड़ बेचना पड़ेगा और न ही मुझे निराशा होगी। दीनू को रामलाल की ये बात कुछ अजीब लगी, किंतु वो उसकी चालाकी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है और पड़ोसी के साथ संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। उसने रामलाल की बात मान ली और कहा, ठीक है रामलाल भाई, जैसा तुम कहो। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, किंतु जैसे ही पेड़ पर आम पकने शुरू हुए, रामलाल की असलियत सामने आने लगी। वो सुबह सुबह उठकर पेड़ के नीचे पहुंच जाता और न केवल अपनी तरफ गिरे हुए आम उठाता, बल्कि दीनू की तरफ गिरे हुए अच्छे और पके आम भी चुपके से अपनी टोकरी में डाल लेता। यदि दीनू कुछ कहता तो वो झगड़ा करने लगता और कहता कि ये आम उसी की तरफ गिरे थे। इतना ही नहीं, रामलाल ने एक और चाल चली। उसने कहा, दीनू भाई, चूंकि पेड़ का आधा हिस्सा मेरा है, तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी आधी आधी होनी चाहिए। तुम पेड़ को पानी देते हो तो मैं भी दूंगा। ये कहकर वो दिन में कई बार पेड़ की जड़ों में पानी डालने लगा। दीनू को ये देखकर अच्छा लगा कि रामलाल पेड़ की देखभाल कर रहा है, किंतु कुछ ही दिनों में पेड़ की पत्तियां पीली पड़ने लगी और वह मुरझाने लगा। दीनू बहुत चिंतित हुआ। उसने रामलाल से पूछा, रामलाल भाई, ये पेड़ क्यों सूख रहा है? तुम तो इसकी इतनी देखभाल कर रहे हो।
रामलाल ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा, पता नहीं दीनू भाई, मैं तो रोज पानी देता हूं। शायद पेड़ बूढ़ा हो गया है। दीनू को कुछ शक हुआ। उसने छिपकर देखा तो पाया कि रामलाल पानी के बहाने पेड़ की जड़ों में गर्म पानी और कभी कभी खारा पानी डाल रहा था, ताकि पेड़ सूख जाए और फिर वो पूरे पेड़ पर अपना अधिकार जमा सके। ये देखकर दीनू का दिल टूट गया। उसे रामलाल के धोखे पर बहुत गुस्सा आया, किंतु वो उससे झगड़ा करने से डरता था, क्योंकि रामलाल दबंग किस्म का आदमी था। निराश होकर दीनू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने सलाह दी कि उसे बादशाह अकबर के दरबार में जाकर बीरबल से न्याय की गुहार लगानी चाहिए। दीनू को ये बात ठीक लगी। अगले दिन वो आगरा पहुंचा और किसी तरह बीरबल तक अपनी फरियाद पहुंचाई। बीरबल ने दीनू की सारी कहानी ध्यान से सुनी। उन्हें रामलाल की चालाकी समझते देर नहीं लगी। उन्होंने दीनू को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य मिलेगा। बीरबल ने दीनू से कहा, तुम कल सुबह रामलाल को लेकर दरबार में उपस्थित होना। मैं वही इस मामले का फैसला करूंगा। अगले दिन दीनू और रामलाल दरबार में उपस्थित हुए। रामलाल मन ही मन घबरा रहा था, किंतु ऊपर से वो आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास कर रहा था। बीरबल ने रामलाल से पूछा, रामलाल, क्या यह सच है कि तुमने दीनू के आम के पेड़ का आधा हिस्सा अपने नाम कर लिया है और अब तुम पेड़ को सुखाने की कोशिश कर रहे हो? रामलाल ने तुरंत कहा, नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ है। दीनू मुझसे जलता है, इसलिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। पेड़ बूढ़ा हो गया है, इसलिए वो खुद ही सूख रहा है। और जहां तक आधे हिस्से की बात है, दीनू ने स्वयं अपनी खुशी से मुझे पेड़ का आधा हिस्सा दिया था। बीरबल ने दीनू की ओर देखा। दीनू ने कहा, हुजूर, ये सच है कि मैंने अपनी सहमति दी थी, किंतु मुझे नहीं पता था कि रामलाल की नीयत में खोट है। ये मेरे पुरखों का पेड़ है, मैं इसे कैसे सूखते हुए देख सकता हूं? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, ठीक है, यदि पेड़ का आधा आधा हिस्सा है तो उसका बंटवारा भी होना चाहिए। हम आज ही इस पेड़ को बीच में से कटवा देते हैं। जिस हिस्से में जड़ें हैं वो दीनू का और ऊपर का तना और शाखाएं रामलाल की। ये सुनकर रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसे पेड़ का फलदार हिस्सा मिल जाएगा और जड़ें दीनू के पास रहें, जिससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। उसने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है हुजूर, ये एकदम न्यायसंगत फैसला है। किंतु दीनू ये सुनकर रोने लगा। नहीं हुजूर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये पेड़ मेरे दादाजी की निशानी है। इसे कटते हुए देखने से अच्छा है कि मैं ये पूरा पेड़ ही रामलाल को दे दूं। कम से कम ये जीवित तो रहेगा। दीनू की आंखों में पेड़ के प्रति सच्चा स्नेह और पीड़ा झलक रही थी। बीरबल मुस्कुराए। वे यही देखना चाहते थे। उन्होंने रामलाल से कहा, रामलाल, दीनू तो अपना हिस्सा भी तुम्हें देने को तैयार है, बशर्ते पेड़ जीवित रहे। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? रामलाल अब लालच में अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि अगर पूरा पेड़ मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसने कहा, हां हुजूर, मुझे स्वीकार है। मैं इस पेड़ की अच्छी देखभाल करूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो फैसला यह हुआ कि आम का पूरा पेड़ आज से रामलाल का हुआ। किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त हुजूर? रामलाल ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, शर्त यह है कि आज से इस पेड़ की लकड़ियों पर रामलाल का अधिकार होगा और इस पेड़ से मिलने वाली छाया पर दीनू का अधिकार होगा। रामलाल जब चाहे इस पेड़ की लकड़ियां काटकर इस्तेमाल कर सकता है, किंतु वह दीनू को पेड़ की छाया का उपयोग करने से नहीं रोक सकता। और यदि रामलाल ने पेड़ को काटा या उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जिससे दीनू को छाया मिलनी बंद हो जाए, तो रामलाल को दीनू को भारी जुर्माना देना होगा। यह सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। ये कैसा फैसला था? यदि वो पेड़ की लकड़ियां काट लेगा तो छाया कहां से मिलेगी? और यदि वो पेड़ को जीवित रखता है तो उसे दीनू को छाया का उपयोग करने देना होगा,
जिससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वो समझ गया कि बीरबल ने उसे उसी की चाल में फंसा दिया है। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं हुजूर, ये तो मेरे साथ अन्याय है। छाया का क्या मूल्य? मुझे तो फल चाहिए थे। बीरबल ने कहा, रामलाल, जब तुमने पेड़ का आधा हिस्सा लिया था तब तुमने छाया के बारे में नहीं सोचा था, और जब दीनू ने पूरा पेड़ तुम्हें देने की बात कही तब भी तुमने लालच में आकर हाँ कर दी। अब तुम्हें इस फैसले को मानना ही होगा, या फिर तुम ये स्वीकार करो कि तुमने दीनू को धोखा दिया है और पेड़ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। रामलाल बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। ये पेड़ दीनू का ही है और इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। बीरबल ने दीनू की ओर देखा। दीनू के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता के भाव थे। बीरबल ने कहा, ठीक है रामलाल, हम तुम्हें इस बार क्षमा करते हैं, किंतु भविष्य में यदि तुमने किसी को धोखा देने या किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश की तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। फिर उन्होंने दीनू से कहा, दीनू, तुम्हारा पेड़ अब तुम्हारा ही है। जाओ और अपने पुरखों की इस निशानी की अच्छी तरह देखभाल करना। दीनू ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। रामलाल भी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। इस घटना के बाद रामलाल ने फिर कभी दीनू को परेशान नहीं किया और गांव के लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की कहानियां सुनाते रहे। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई और मनोवैज्ञानिक समझ का उपयोग करके जटिल मामलों को सुलझाते थे और दोषियों को उनके ही जाल में फंसाकर सत्य को सामने लाते थे। उन्होंने न केवल एक भोले भाले किसान को न्याय दिलाया, बल्कि एक चालाक और लालची व्यक्ति को भी सबक सिखाया। कहानी 5। मुगल सल्तनत के सबसे प्रतापी बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और बुद्धिमत्ता के लिए विश्व विख्यात था। उनके नवरत्नों में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और निष्पक्ष न्यायप्रियता के कारण बीरबल न केवल बादशाह के प्रिय थे, बल्कि आम जनता में भी अत्यंत लोकप्रिय थे। परंतु जहां गुण होते हैं वहां ईर्ष्या भी पनपती है। दरबार में कुछ अमीर उमरा और दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल की बादशाह से निकटता और उनके बढ़ते प्रभाव से जलते थे। वे मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराया जाए। इन ईर्ष्यालु दरबारियों का एक छोटा सा गुट था जिसका अनकहा सरदार था मुल्ला दो प्याजा, जो स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान समझता था। यद्यपि वास्तविकता इसके विपरीत थी। उनके साथ थे कुछ अन्य चाटुकार दरबारी जो बीरबल की ख्याति से मन ही मन कुढ़ते थे। वे अक्सर बादशाह के कान भरने की कोशिश करते, बीरबल के निर्णयों पर संदेह जताते और उनकी वफादारी पर परोक्ष रूप से प्रश्न चिन्ह लगाते। बादशाह अकबर यद्यपि बीरबल पर अटूट विश्वास करते थे, तथापि मनुष्य का स्वभाव है, निरंतर एक ही बात सुनते सुनते मन में शंका का बीज अंकुरित हो ही जाता है। वे सोचने लगे, क्या बीरबल सचमुच उतना ही वफादार है जितना वह दिखाता है, या ये सब केवल उसकी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन है ताकि वो सत्ता के करीब बना रहे? यदि उसे सत्ता से दूर कर दिया जाए, यदि उसे मेरी छत्र छाया से वंचित कर दिया जाए, तब भी क्या वो उतना ही निष्ठावान रहेगा? ये विचार अकबर के मन में घर करने लगा। वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे, उसकी वफादारी की गहराई को मापना चाहते थे। ये एक कठिन निर्णय था, क्योंकि बीरबल न केवल एक मंत्री थे बल्कि एक मित्र भी थे। परंतु एक बादशाह के लिए राज्य और निष्ठा सर्वोपरि होती है। एक दिन भरे दरबार में एक मामूली सी बात पर अकबर ने बीरबल पर अकारण ही क्रोधित होने का अभिनय किया। बात इतनी छोटी थी कि किसी को भी आश्चर्य हो सकता था कि बादशाह इतने क्यों बिगड़ गए। बीरबल, अकबर ने गरजती हुई आवाज में कहा, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर बहुत गुमान था, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम घमंड में चूर हो गए हो।
तुम्हारी सलाहों में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लगता है तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं रहा। बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे जानते थे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी बादशाह का क्रोध अस्वाभाविक लग रहा था। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लगा कि उनका बोया हुआ बीज अब फल देने लगा है। अकबर ने अपनी बात जारी रखी। हमें लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए दरबार और राजधानी से दूर रहकर आत्ममंथन करना चाहिए। हम तुम्हें राज्य से निष्कासित करने का हुक्म देते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम आगरा की सीमाएं छोड़ दोगे और जब तक हमारा अगला आदेश न हो वापस नहीं लौटोगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल को देश निकाला, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ वफादार दरबारी दुखी थे तो कुछ ईर्ष्यालु मन ही मन जश्न मना रहे थे। बीरबल ने अपना सिर झुकाया। जो आज्ञा जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उनके स्वर में न कोई कड़वाहट थी, न कोई शिकायत। वे जानते थे कि बादशाह के हर निर्णय के पीछे कोई गूढ़ कारण होता है। शायद ये भी उनकी कोई लीला हो। सूर्यास्त से पहले बीरबल ने अपना जरूरी सामान एक छोटी सी पोटली में बांधा और चुपचाप आगरा छोड़ दिया। उनके परिवारजन और कुछ शुभचिंतक दुखी थे, पर बीरबल ने सभी को धैर्य बंधाया और कहा कि वे चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। बीरबल के जाने के बाद अकबर का मन भारी हो गया। उन्होंने ये कठोर कदम उठाया तो था, पर बीरबल की कमी उन्हें पल पल खलने लगी। दरबार में वो रौनक नहीं रही, वो हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चाएं नहीं रही। जिन दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ कान भरे थे, वे अब बड़ी बड़ी बातें करने लगे और स्वयं को बीरबल से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। अकबर ने गुप्तचरों का एक जाल बिछा दिया था, जिनका काम था बीरबल पर नजर रखना और उनकी हर गतिविधि की सूचना बादशाह तक पहुंचाना। वे देखना चाहते थे कि राज्य से निष्कासित होने के बाद बीरबल क्या करते हैं। क्या वे किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर लेंगे? क्या वे बादशाह के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे या वे गुमनामी का जीवन व्यतीत करेंगे? बीरबल ने आगरा से निकलकर पूर्व दिशा की ओर रुख किया। वे कई दिनों तक चलते रहे, छोटे छोटे गांवों और कस्बों से गुजरते हुए। वे कहीं भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करते थे। एक साधारण राहगीर की तरह वे जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ सप्ताह बाद वे एक छोटे से शांत और रमणीय गांव में पहुंचे, जिसका नाम था चंदनपुर। ये गांव मुख्य मार्ग से थोड़ा हटकर था और यहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। बीरबल को यह स्थान भा गया। उन्होंने गांव के मुखिया से मिलकर वहां रहने की अनुमति मांगी। मुखिया बीरबल के शांत और विद्वान व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उन्हें गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने की जगह दे दी। बीरबल ने वहां एक साधारण किसान का जीवन अपना लिया। वे सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते और शाम को बच्चों को पढ़ाते या ग्रामीणों की छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने में मदद करते। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान धीरे धीरे गांव वालों पर प्रकट होने लगा। लोग उन्हें ज्ञानी बाबा कहकर पुकारने लगे। वे अपने झगड़े, अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और बीरबल अपनी सहज बुद्धि से उनका समाधान कर देते। बीरबल ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि वे कौन हैं या कहां से आए हैं। वे सादा जीवन जीते, सादा भोजन करते और ईश्वर का स्मरण करते। इधर आगरा में अकबर को बीरबल की कमी बुरी तरह खल रही थी। दरबारी, जो बीरबल की जगह लेने को आतुर थे, किसी भी जटिल समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे। राज्य के कई महत्वपूर्ण मामले अटकने लगे। पड़ोसी राज्यों से आने वाले दूतों के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो गया। अकबर को हर पल बीरबल की याद आती। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए और भी ज्यादा चाटुकारिता करने लगे, पर अकबर अब उनकी बातों में नहीं आ रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। गुप्तचरों द्वारा भेजी गई सूचनाओं से उन्हें पता चलता रहता था कि बीरबल चंदनपुर में एक शांत
और परोपकारी जीवन जी रहे हैं। उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। बीरबल ने निष्कासन के बाद भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे उनकी निष्ठा पर संदेह हो। कई महीने बीत गए। एक दिन फारस के शाह का एक दूत अकबर के दरबार में एक पहेली लेकर आया। पहेली कुछ इस प्रकार थी। एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी तो है, पर उस पानी से प्यास नहीं बुझती। बताओ वो क्या है? फारस के शाह ने शर्त रखी थी कि यदि मुगल दरबार इस पहेली को हल नहीं कर पाया तो इसे उनकी बौद्धिक पराजय माना जाएगा और उन्हें फारस को एक बड़ी धनराशि देनी होगी। अकबर ने अपने सभी बुद्धिमान दरबारियों को बुलाया। सबने अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, पर कोई भी उस पहेली का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। मुल्ला दो प्याजा ने कुछ ऊटपटांग जवाब दिए, जिन्हें सुनकर फारसी दूत मन ही मन हंस रहा था। अकबर चिंतित हो उठे। राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उन्हें बीरबल की याद शिद्दत से सताने लगी। वे जानते थे कि यदि बीरबल यहां होते तो चुटकियों में इस पहेली को हल कर देते। हताश होकर अकबर ने अपने सबसे विश्वस्त गुप्तचर को बुलाया। तुम तुरंत चंदनपुर जाओ और जैसे भी हो बीरबल से इस पहेली का हल पूछ कर आओ। पर ध्यान रहे, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये संदेश मैंने भेजा है, और न ही उसे वापस आने के लिए कहना है। मैं अभी भी उसकी परीक्षा ले रहा हूं। गुप्तचर घोड़े पर सवार होकर तेजी से चंदनपुर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने ज्ञानी बाबा के रूप में रह रहे बीरबल से भेंट की। उसने एक साधारण यात्री बनकर बीरबल से वो पहेली पूछी, ये कहते हुए कि ये पहेली उसके गांव के मुखिया ने पूछी है और कोई इसका हल नहीं बता पा रहा। बीरबल ने पहेली सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने क्षण भर सोचा और फिर कहा, भद्र पुरुष, ये तो बहुत सरल है। वो कुआं है ज्ञान का कुआं या किताबें। उनमें ज्ञान रूपी जल तो होता है, पर उससे शारीरिक प्यास नहीं बुझती, केवल बौद्धिक प्यास शांत होती है। गुप्तचर को उत्तर मिल गया। उसने बीरबल का धन्यवाद किया और तुरंत आगरा लौटकर बादशाह को ये उत्तर बताया। अकबर उत्तर सुनकर गदगद हो गए। देखा, केवल बीरबल ही ऐसा सोच सकता है। उन्होंने फारसी दूत को बुलवाया और उसे पहेली का उत्तर बताया। दूत हैरान रह गया। उसने स्वीकार किया कि उत्तर बिल्कुल सही है। मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा बच गई। अब अकबर से रहा नहीं गया। उन्हें बीरबल की वफादारी और उनकी निष्प्रियता पर कोई संदेह नहीं रहा था। उन्होंने बीरबल को इतने महीनों तक व्यर्थ ही कष्ट दिया, इस बात का उन्हें पछतावा भी हो रहा था। उन्होंने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें बीरबल को ससम्मान वापस आगरा बुलाया गया था। उन्होंने अपने सबसे वरिष्ठ मंत्री को स्वयं चंदनपुर भेजा ताकि वो बीरबल को लेकर आए। जब शाही दूत चंदनपुर पहुंचा और उसने बीरबल को बादशाह का फरमान दिया तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें तब पता चला कि उनके ज्ञानी बाबा कोई और नहीं बल्कि महान बीरबल है। सभी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। बीरबल ने गांव वालों से विदा ली और शाही दूत के साथ आगरा के लिए प्रस्थान किया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर स्वयं सिंहासन से उतरकर उनसे गले मिले। उनकी आंखों में स्नेह और पछतावे के भाव थे। हमें क्षमा कर दो बीरबल, अकबर ने भरे दरबार में कहा। हमने तुम्हारी वफादारी पर संदेह किया, तुम्हारी परीक्षा ली, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम सोने की तरह खरे हो, जिसे जितना तपाओ उतना ही निखरता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आपने जो किया वो एक बादशाह का कर्तव्य था और मैंने जो किया वो एक सेवक का धर्म था। इसमें क्षमा जैसी कोई बात नहीं। अकबर ने उन दरबारियों की ओर देखा जिन्होंने बीरबल के खिलाफ उनके कान भरे थे। वे सब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने उन्हें कोई कठोर दंड तो नहीं दिया, पर उनकी नजर में वे गिर चुके थे और यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड था। बीरबल को उनका पद और सम्मान वापस मिल गया। दरबार में फिर से वही रौनक लौट आई। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए और उनकी बुद्धिमत्ता और वफादारी की भूरी भूरी प्रशंसा की।
इस घटना ने बीरबल की ख्याति को और भी बढ़ा दिया। लोगों ने जान लिया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपनी निष्ठा और संतुलन नहीं खोते। अकबर का बीरबल पर विश्वास अब पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया था। बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि सच्ची वफादारी किसी पद या सुविधा की मोहताज नहीं होती। वो तो व्यक्ति के चरित्र का अभिन्न अंग होती है, जो हर परिस्थिति में अक्षुण्ण रहती है। और बादशाह अकबर ने भी ये सीखा कि सच्चे और निष्ठावान सलाहकार हीरे की तरह दुर्लभ होते हैं और उन्हें कभी भी संदेह की धूल से मलिन नहीं होने देना चाहिए। ये परीक्षा बीरबल की वफादारी की परख तो थी ही, साथ ही ये अकबर के लिए भी एक सबक थी कि अपने सबसे अनमोल रत्न को कैसे सहेज कर रखना चाहिए। कहानी 6। आगरा के पास यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मेहनती। इसी गांव में 2 किसान रहते थे, रामदीन और श्यामलाल। दोनों पड़ोसी थे और बचपन से ही गहरे मित्र भी। उनके खेत भी आसपास ही थे। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बस गुजारा चल जाता था। खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बैल, और दोनों के पास अपने अपने एक एक बैल थे, जो अब बूढ़े हो चले थे और खेती का भारी काम करने में असमर्थ थे। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठे दोनों मित्र अपनी इसी समस्या पर विचार कर रहे थे। रामदीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्याम, इस बार बरसात तो अच्छी हुई है, पर हमारे बैल अब थक चुके हैं। नई जोड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं। श्यामलाल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ भाई रामदीन, यही चिंता मुझे भी खाई जा रही है। अगर बैल न हुए तो खेत कैसे जुतेंगे और पेट कैसे पलेगा? काफी सोच विचार के बाद रामदीन के मन में एक विचार आया। श्याम, क्यों न हम दोनों मिलकर बैलों की एक नई मजबूत जोड़ी खरीद लें? आधी आधी रकम मिला लेंगे और बारी बारी से अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेंगे। इससे दोनों का काम चल जाएगा और बोझ भी बंट जाएगा। श्यामलाल को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। ये तो बहुत उत्तम विचार है रामदीन, इससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। अगले ही दिन दोनों ने अपनी जमापूंजी इकट्ठी की और पास के पशु मेले में जाकर 2 हटे-कट्टे जवान बैल, हीरा और मोती खरीद लिए। दोनों बैल क्या थे, मानो साक्षात शक्ति के अवतार। ऊंचे डील डौल, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और सींग ऐसे नुकीले कि देखते ही बनता था। दोनों मित्र बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से एक एक सप्ताह बैलों को अपने पास रखेंगे और अपने खेतों में काम करेंगे। चारा पानी और देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की होगी जिसके पास उस सप्ताह बैल होंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। हीरा और मोती की जोड़ी कमाल की थी। वे तेजी से खेत जोतते और गाड़ी भी खींच लेते थे। दोनों मित्रों के खेतों में फसल लहलहाने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा सुधार आया। गांव वाले भी उनकी समझदारी और मित्रता की प्रशंसा करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां बर्तन होते हैं वहां खटकते भी हैं। कुछ महीने बीतने के बाद दोनों मित्रों के बीच छोटी छोटी बातों पर अनबन शुरू हो गई। एक दिन जब रामदीन की बारी थी, श्यामलाल सुबह सुबह उसके घर पहुंचा और बोला, रामदीन भाई, जरा आज दोपहर के लिए बैल दे दो। मेरे खेत में थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। रामदीन उस समय अपने खेत में बुवाई कर रहा था। उसने कहा, श्याम, अभी तो मैं खुद काम कर रहा हूं, तुम शाम को ले जाना। श्यामलाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि रामदीन जानबूझकर आनाकानी कर रहा है। वो मुंह बनाकर लौट आया। अगले सप्ताह जब श्यामलाल की बारी थी तो रामदीन ने कहा, श्याम, तुमने पिछले सप्ताह बैलों को ठीक से चारा नहीं दिया था। मोती थोड़ा कमजोर लग रहा है। श्यामलाल तैश में आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता हूं। तुम खामख्वाह नुक्स निकाल रहे हो। धीरे धीरे ये नोकझोंक बढ़ने लगी। कभी चारे को लेकर, कभी काम के घंटों को लेकर, तो कभी बैलों की देखभाल को लेकर दोनों में बहस हो जाती। उनकी दोस्ती में कड़वाहट घुलने लगी थी।
जो बैल उनकी समृद्धि का कारण बने थे, वही अब उनके झगड़े की जड़ बन गए। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात गांव की पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत के मुखिया और अन्य बुजुर्गों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। मुखिया ने कहा, रामदीन, श्यामलाल, तुम दोनों समझदार हो, बचपन के मित्र हो। इन बेजुबान जानवरों के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? कोई बीच का रास्ता निकालो। लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। रामदीन कहता कि श्यामलाल बैलों से ज्यादा काम लेता है और देखभाल कम करता है। श्यामलाल का आरोप था कि रामदीन बैलों को अपने निजी कामों में ज्यादा इस्तेमाल करता है और उसे कम समय देता है। पंचायत कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाल पाई। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। हीरा और मोती भी इस खींचतान से परेशान थे। कभी वे रामदीन के दरवाजे पर बंधे होते, कभी श्यामलाल के। उन्हें भी शायद अपने मालिकों के बीच का तनाव महसूस होता था। उनका खाना पीना भी अनियमित हो गया था। अंततः ये मामला आगरा के कोतवाल के पास पहुंचा। कोतवाल ने भी दोनों की दलीलें सुनी, पर उसे भी ये गुत्थी सुलझाना मुश्किल लगा। ये कोई चोरी या डकैती का मामला नहीं था। ये तो आपसी समझ और समझौते का मामला था, जो अब बिगड़ चुका था। कोतवाल ने यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में पेश करने का फैसला किया, क्योंकि ये अपनी तरह का एक अनूठा विवाद था। अगले दिन रामदीन और श्यामलाल दोनों बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उनके साथ हीरा और मोती भी लाए गए थे, जो उदास और थके हुए लग रहे थे। बादशाह अकबर ने पूरी कहानी सुनी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दो मित्र, जिन्होंने मिलकर एक समस्या का समाधान किया था, अब उसी समाधान के कारण शत्रु बन बैठे थे। अकबर ने पूछा, तुम दोनों क्या चाहते हो? इन बैलों का क्या किया जाए? रामदीन बोला, आलम पनाह, न्याय करें। श्यामलाल मुझे मेरा हिस्सा ठीक से नहीं देता। श्यामलाल चीखा, जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है। ये खुद बैलों का दुरुपयोग करता है। बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। उनकी नजर बीरबल पर जाकर टिकी। बीरबल शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, ये मामला बड़ा पेचीदा है। दो मित्र, दो बैल और एक झगड़ा जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा। तुम्हारी क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए और पहले उन दोनों बैलों के पास गए। उन्होंने हीरा और मोती की पीठ पर हाथ फेरा, उनकी गर्दन थपथपाई। बैल शांत खड़े रहे, जैसे बीरबल से कुछ कहना चाह रहे हों। फिर बीरबल ने रामदीन और श्यामलाल को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर क्रोध, हठ और दुख का मिला-जुला भाव था। बीरबल ने बादशाह से कहा, आलम पनाह, मामला जितना दिखता है उतना जटिल नहीं है। इन दोनों की समस्या बैल नहीं, बल्कि इनकी आपसी समझ और विश्वास की कमी है। फिर वे रामदीन और श्यामलाल की ओर मुड़े। देखो भाई, तुम दोनों ने मिलकर बैल खरीदे, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम उन्हें बांटना चाहते हो। क्या तुम दोनों ये चाहते हो कि इन बैलों को आधा आधा काट दिया जाए? एक हिस्सा रामदीन ले ले और दूसरा श्यामलाल। ये सुनते ही रामदीन और श्यामलाल सन्न रह गए। रामदीन घबराकर बोला, नहीं नहीं हुजूर, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। ये तो हमारे बच्चों जैसे हैं। श्यामलाल भी कांपते हुए बोला, बीरबल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बीरबल मुस्कुराए, तो तुम ये मानते हो कि इन जीवित प्राणियों को काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। फिर तुम दोनों इनके उपयोग और देखभाल को लेकर क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारी लड़ाई का असर इन बेजुबानों पर भी पड़ रहा है? देखो, ये कितने सुस्त और उदास लग रहे हैं। हीरा और मोती सचमुच पहले जैसे फुर्तीले और खुश नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। बीरबल ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। आज से ये दोनों बैल दरबार की संपत्ति है। तुम दोनों में से कोई इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सुनकर रामदीन और श्यामलाल के होश उड़ गए। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। दोनों एक साथ बोल पड़े।
इनके बिना हमारी खेती चौपट हो जाएगी, हम भूखों मर जाएंगे। बीरबल ने कहा, क्यों? जब तुम दोनों मिलकर इनका ठीक से उपयोग नहीं कर सकते, झगड़ते रहते हो, तो इन्हें दरबार में ही रखना उचित है। यहां इनकी अच्छी देखभाल होगी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। रामदीन और श्यामलाल एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पछतावा और डर साफ झलक रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी जिद और अहंकार में वे ये भूल गए थे कि उन्होंने ये सफर एक साथ शुरू किया था, एक दूसरे की मदद के लिए। बीरबल ने उनकी मनोदशा को भांप लिया। उन्होंने नरम स्वर में कहा, देखो, इन बैलों की जोड़ी तभी कामयाब है जब वे एक साथ काम करें। ठीक उसी तरह तुम दोनों की साझेदारी भी तभी सफल होगी जब तुम दोनों एक साथ मिलकर आपसी समझ और विश्वास के साथ काम करोगे, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखोगे। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा। आलम पनाह, मेरा सुझाव है कि इन दोनों को एक और मौका दिया जाए, लेकिन इस बार कुछ शर्तें होंगी। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, क्या शर्तें हैं? बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि आज से 1 महीने तक रामदीन केवल हीरा बैल से काम लेगा और श्यामलाल केवल मोती बैल से। दोनों अपने अपने बैल की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, चारा, पानी, देखभाल, सब कुछ। 1 महीने बाद वे दोनों अपने अपने बैल लेकर फिर दरबार में हाजिर होंगे। रामदीन और श्यामलाल हैरान थे। लेकिन हुजूर, एक बैल से खेती कैसे होगी? हल कैसे चलेगा? गाड़ी कैसे खींचेगी? रामदीन ने पूछा। बीरबल बोले, ये तुम जानो। अगर तुम दोनों मिलकर एक जोड़ी का सुख नहीं भोग सकते, तो अकेले एक एक बैल की कठिनाई झेलो। शायद तब तुम्हें जोड़ी की कीमत समझ में आए। दोनों किसान निराश और चिंतित मन से अपने अपने हिस्से का एक एक बैल लेकर गांव लौट गए। रामदीन को हीरा मिला और श्यामलाल को मोती। गांव में जब लोगों ने ये सुना तो वे भी हैरान हुए। अगले दिन से दोनों किसानों की असली परीक्षा शुरू हुई। रामदीन ने हीरा को हल में जोता, पर एक बैल से हल खींचना बहुत मुश्किल था। खेत का छोटा सा हिस्सा जोतने में ही पूरा दिन लग गया और हीरा भी बुरी तरह थक गया। श्यामलाल ने मोती को गाड़ी में जोतने की कोशिश की, पर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। जब दोनों बैल साथ होते थे तो काम कितना आसान और जल्दी हो जाता था। अब एक एक बैल से वे आधा काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। हीरा और मोती भी एक दूसरे से बिछड़कर दुखी थे। वे ठीक से चारा नहीं खाते थे और अक्सर रंभाते रहते थे, जैसे अपने साथी को पुकार रहे हों। रामदीन हीरा की उदासी देखता तो उसका मन भर आता। श्यामलाल मोती को सुस्त देखता तो उसे भी पछतावा होता। वे दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते थे। गांव वाले भी उन पर तरस खाते और कहते कि अपनी जिद में इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रामदीन और श्यामलाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उनके खेत अधूरे पड़े थे। फसल की बुवाई का समय निकलता जा रहा था। उन्हें अपनी भूख से ज्यादा अपने बैलों की चिंता सता रही थी, जो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। एक शाम रामदीन अपने खेत के किनारे उदास बैठा हीरा को देख रहा था। तभी श्यामलाल भी मोती को लेकर वहां पानी पिलाने आया। दोनों की नजरें मिली। कई दिनों बाद उन्होंने एक दूसरे से बात की। श्यामलाल ने धीमी आवाज में कहा, रामदीन भाई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद में मैंने अपनी दोस्ती और अपने बैलों दोनों का नुकसान कर दिया। रामदीन की आंखें भी नम हो गई। नहीं श्याम, गलती मेरी भी थी। मैंने छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लिया। बीरबल जी ने सही कहा था, हम जोड़ी की कीमत नहीं समझ पाए। दोनों मित्रों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हीरा मोती के बिना और मोती हीरा के बिना अधूरा है। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन ही बादशाह के दरबार में जाकर अपनी गलती स्वीकार करेंगे और बीरबल जी से क्षमा मांगेंगे। 1 महीना पूरा होने में अभी 1 सप्ताह बाकी था।
लेकिन रामदीन और श्यामलाल अगले ही दिन हीरा और मोती को लेकर आगरा पहुंच गए। इस बार उनके चेहरों पर गुस्सा या हठ नहीं, बल्कि पश्चाताप और दीनता का भाव था। बीरबल उन्हें देखकर मुस्कुराए। क्यों भाई, 1 महीना पूरा होने से पहले ही आ गए? क्या एक एक बैल से काम ठीक चल रहा है? रामदीन और श्यामलाल दोनों बीरबल के पैरों पर गिर पड़े। रामदीन ने कहा, बीरबल जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम समझ गए हैं कि एकता में ही बल है और आपसी सहयोग के बिना कोई काम सफल नहीं हो सकता। श्यामलाल बोला, हुजूर, हमें हमारे बैल लौटा दीजिए। हम वादा करते हैं कि अब कभी नहीं झगड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे और इनकी अच्छी देखभाल करेंगे। बीरबल ने उन्हें उठाया और कहा, मुझे यही उम्मीद थी। मैंने तुम्हें यह सजा इसलिए नहीं दी थी कि तुम परेशान हो, बल्कि इसलिए दी थी ताकि तुम अपनी गलती खुद महसूस कर सको। जब इंसान को ठोकर लगती है तभी उसे अक्ल आती है। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा। आलम पनाह, ये दोनों अब सबक सीख चुके हैं। इन्हें इनके बैल लौटा देने चाहिए। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल इन 2 मित्रों का झगड़ा सुलझाया, बल्कि इन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। रामदीन, श्यामलाल, आज से ये बैल तुम्हारे हैं। जाओ, मिलकर खेती करो और खुश रहो। रामदीन और श्यामलाल ने बादशाह और बीरबल को धन्यवाद दिया। हीरा और मोती भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। वे एक दूसरे को चाट रहे थे और प्यार से रंभा रहे थे। गांव लौटकर रामदीन और श्यामलाल ने फिर से पहले की तरह मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं था। वे एक दूसरे की जरूरतों का पहले से ज्यादा ध्यान रखते थे। हीरा और मोती की जोड़ी फिर से खेतों में कमाल दिखाने लगी और उनके घरों में खुशहाली लौट आई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि मानवीय भावनाओं और मनोविज्ञान के भी अद्भुत पारखी थे। उन्होंने दंड के बजाय अनुभव से सिखाने का मार्ग चुना, जो कहीं अधिक प्रभावशाली साबित हुआ। 2 बैलों की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई और लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक शाम, जब दरबार की गहमा गहमी शांत हो चुकी थी और सूरज पश्चिम में अपनी लालिमा बिखेर रहा था, शहंशाह अकबर अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ महल के झरोखे में बैठे मन हवा का आनंद ले रहे थे। बातों बातों में शहंशाह ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने बीरबल को भी गहरे सोच में डाल दिया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम निसंदेह हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी सूझबूझ और हाजिर जवाबी का कोई सानी नहीं। पर क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की कल्पना की है जो तुमसे भी अधिक बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बुद्धिमानी का कोई अंत नहीं होता। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की विशेष बुद्धिमत्ता होती है। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आपकी सेवा करने और अपनी थोड़ी बहुत समझ का उपयोग करने का अवसर मिला। परंतु ये कहना कि मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, ये तो मेरा अहंकार होगा। अकबर को बीरबल का ये विनम्र उत्तर भाया। उन्होंने कहा, तो बीरबल, हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। तुम जाओ और 1 महीने के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो जिसे तुम स्वयं से अधिक बुद्धिमान मानते हो। यदि तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें मुहमांगा इनाम देंगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन से ही उनकी खोज आरंभ हो गई। वे जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं था। बुद्धिमानी कोई वस्तु नहीं जिसे तराजू पर तौला जा सके। ये एक गुण था जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता था। बीरबल ने सबसे पहले विद्वानों, पंडितों और शास्त्रियों से मिलना शुरू किया। वे घंटों उनके साथ गूढ़ विषयों पर चर्चा करते। ज्ञान का भंडार तो सबके पास था। कोई वेदों का ज्ञाता था तो कोई दर्शन शास्त्र का प्रकांड पंडित। परंतु बीरबल को उनमें वह विशेष बात नहीं दिखी जो उन्हें स्वयं से अधिक बुद्धिमान मानने पर विवश कर दे।
उनमें से कई अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे थे, तो कई केवल किताबी बातें दोहरा रहे थे। जीवन के व्यावहारिक अनुभव से उनका ज्ञान कोसों दूर था। फिर बीरबल ने धनी व्यापारियों, कुशल कारीगरों और अनुभवी राजनयिकों से भेंट की। व्यापारियों में धन कमाने की अद्भुत क्षमता थी, कारीगरों के हाथों में जादू था और राजनयिकों की बातों में कूटनीति की गहराई। वे सब अपने अपने क्षेत्र में निस्संदेह बुद्धिमान थे, पर बीरबल की खोज अभी अधूरी थी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी बुद्धिमत्ता समग्र हो, जो जीवन की साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण समझ का परिचय दे। दिन बीतते गए। बीरबल ने कई नगरों और गांवों की यात्रा की। वे थकेहारे एक छोटे से गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठे। तभी उनकी दृष्टि पास के खेत में काम कर रहे एक साधारण से किसान पर पड़ी। वो किसान, जिसका नाम शायद रामू था, धूप और पसीने से लथपथ अपनी धुन में मगन होकर हल चला रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। बीरबल अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हुए। वे उसके पास गए और पूछा, भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हो। इस कड़ी धूप में भी तुम्हारे चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक संतोष झलक रहा है। इसका क्या रहस्य है? किसान ने हल रोककर पसीना पोंछते हुए बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सादगी थी। वो बोला, महाशय, रहस्य कुछ नहीं। ये धरती मेरी मां है और मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। जब बीज अंकुरित होता है, फसल लहलहाती है, तो मेरे मन को जो शांति मिलती है वही मेरा संतोष है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के फल कहाँ मिलता है? बीरबल को उसकी बातों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान हंसा, सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं साहब, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। मैं जो कर्म करता हूं उससे मुझे सुख मिलता है। जब फसल अच्छी होती है, परिवार का पेट भरता है, तो सुख मिलता है। कभी ओले पड़ जाए या सूखा पड़ जाए तो दुख भी होता है, पर मैं जानता हूं कि मेरा काम है प्रयास करना, फल तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए मैं व्यर्थ चिंता नहीं करता। बीरबल किसान की बातों से गहरे प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने एक और प्रश्न किया, तुम्हारी नजर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? किसान ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, साहब, मेरी नजर में सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी सीमाओं को जानता है, जो व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ता, जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है और जो प्रकृति के नियमों का सम्मान करता है, जो ये समझता है कि हम सब इस विशाल सृष्टि के छोटे से अंश हैं और हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। बीरबल को लगा जैसे उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया हो। किसान की बातें सीधी सादी थी, पर उनमें जीवन का गहरा सार छिपा था। उसमें न तो किसी शास्त्र का बोझ था, न ही किसी पद का अहंकार। उसकी बुद्धिमानी उसके अनुभव, उसकी सादगी और प्रकृति के प्रति उसके गहरे सम्मान से उपजी थी। बीरबल ने पूछा, मान लो तुम्हारे राज्य का राजा तुमसे कोई ऐसा काम करने को कहे जो तुम्हें अन्यायपूर्ण लगे, तो तुम क्या करोगे? किसान ने सहजता से उत्तर दिया, महाशय, मैं पहले तो राजा को समझाने का प्रयास करूंगा कि यह कार्य क्यों अनुचित है। यदि वे मेरी बात समझ जाए तो उत्तम, यदि नहीं तो मैं वो कार्य करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दूंगा, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं। बीरबल किसान के इस निर्भीक और स्पष्ट उत्तर से स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि जिस व्यक्ति की उन्हें तलाश थी वो शायद उन्हें मिल गया है। इस किसान में न केवल व्यावहारिक ज्ञान था, बल्कि नैतिक साहस और आत्मसम्मान भी था। उसकी बुद्धिमानी किसी पद या प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं थी, वो उसके चरित्र का अभिन्न अंग थी। बीरबल ने कुछ और समय उस किसान के साथ बिताया, उसकी दिनचर्या देखी, उसके परिवार से मिले। हर बात में उन्हें उसकी गहरी समझ और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के दर्शन हुए। वो कम संसाधनों में भी खुश रहना जानता था
और भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत नहीं था। नियत समय पर बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। शहंशाह अकबर उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहो बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारी खोज पूरी हुई? क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसे तुम स्वयं से अधिक बुद्धिमान मानते हो? बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जी जहांपनाह, मेरी खोज पूरी हुई। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी कौतूहल से बीरबल की ओर देखने लगे। सबको ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वो कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं से श्रेष्ठ मानता है। तो कौन है वो व्यक्ति बीरबल? उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वो व्यक्ति कोई प्रकांड पंडित या राज दरबारी नहीं, बल्कि एक साधारण किसान है। मैं उसे अपने साथ नहीं लाया क्योंकि उसकी बुद्धिमानी किसी प्रदर्शन की मोहताज नहीं। वो अपने कर्म और अपने सरल जीवन में ही पूर्ण है। अकबर को आश्चर्य हुआ। एक किसान? बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? एक साधारण किसान तुमसे अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में किसान के साथ हुई अपनी पूरी भेंट का वृत्तांत सुनाया। उन्होंने किसान की सादगी, उसकी कर्मनिष्ठा, प्रकृति के प्रति उसके सम्मान, सुख दुख को समान भाव से देखने की उसकी क्षमता और अन्याय के आगे न झुकने के उसके नैतिक साहस का विस्तार से वर्णन किया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मेरे पास ज्ञान हो सकता है, तर्क शक्ति हो सकती है और समस्याओं को सुलझाने की कला हो सकती है, परंतु उस किसान के पास जीवन को जीने की वो समझ है, वो आंतरिक शांति है जो शायद मेरे पास भी उतनी मात्रा में नहीं। वो जानता है कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष में है। वो अपनी सीमाओं को पहचानता है और व्यर्थ के अहंकार से कोसों दूर है। उसकी बुद्धिमानी किताबी नहीं, बल्कि अनुभवजन्य है। वो मुझसे अधिक बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि वह मुझसे अधिक संतुष्ट और संतुलित जीवन जीता है। वो प्रकृति के अधिक निकट है और जीवन के मूल सिद्धांतों को मुझसे बेहतर समझता है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी केवल जटिल पहेलियों को सुलझाने या वाक्पटुता में नहीं है। सच्ची बुद्धिमानी जीवन को उसकी समग्रता में समझने, सादगी से जीने और अपने मूल्यों पर अडिग रहने में है। उस किसान ने मुझे ये सिखाया कि सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता संतोषपूर्ण जीवन जीना है। इसलिए मैं निसंकोच ये स्वीकार करता हूं कि वह किसान मुझसे अधिक बुद्धिमान है। शहंशाह अकबर बीरबल की बातें सुनकर निशब्द हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की विनम्रता और उनकी गहरी अंतर्दृष्टि ने सभी को प्रभावित किया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनकी आज्ञा का पालन किया था, बल्कि बुद्धिमत्ता की एक नई परिभाषा भी प्रस्तुत की थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी असाधारण सूझबूझ का परिचय दिया है। तुमने न केवल एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसे तुम स्वयं से अधिक बुद्धिमान मानते हो, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता क्या होती है। हम तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। शहंशाह ने बीरबल को वचन के अनुसार पुरस्कृत किया, परंतु बीरबल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो आत्मज्ञान था जो उन्हें उस साधारण किसान से मिलकर प्राप्त हुआ था। उस दिन के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता में एक नई गहराई और विनम्रता आ गई थी। वे समझ गए थे कि ज्ञान का सागर अथाह है और सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, चाहे सिखाने वाला कोई साधारण किसान ही क्यों न हो। और शायद यही बीरबल की सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी, दूसरों की बुद्धिमत्ता को पहचानना और उसे स्वीकार